नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने कल वाली घटना के पार्ट वन के आगे की घटना बताऊंगा। यानी पार्ट टू है आज हिसार में हुए रेलू राम पूनिया नाम के पूर्व विधायक के पूरे परिवार के कत्ल के बाद की बात। जैसा मैंने पार्ट वन में बताया था कि 23 अगस्त 2001 को हरियाणा के हिसार जिले में पूर्व विधायक रेलू राम पूनिया की कोठी में 8 कत्ल हुए। ध्यान रखिएगा, 8 कत्ल एक साथ। एक महिला और एक पुरुष ने मिलकर 68 साल के रेलू राम पूनिया, उनकी 60 साल की पत्नी कृष्णा, 27 साल का बेटा सुनील, 25 साल की बहू शकुंतला, 14 साल की बेटी पम्मा, 4 साल का पोता लोकेश, 2.5 साल की पोती शिवानी और 1.25 महीने की पोती प्रीति को भारी भरकम रॉड से सिर कुचलकर या सिर पर रॉड मारकर हत्या कर दी। जब सवेरे उनका नौकर उनके भाई के यहाँ दौड़ के गया, जब दूध वाला उसने घंटी बजाई, नहीं आए, बच्चों को स्कूल लेने आने वाली जो गाड़ी थी उसने शोर मचाया, कोई बच्चा नीचे नहीं उतरा। नौकर ने कहा कि आप जाइए, मैं बच्चों को मोटरसाइकिल से भेज दूंगा। वो ये देखने के लिए कि आखिरकार बच्चे आज क्यों तैयार नहीं हुए, ऊपर जब वो फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचा तो बालकनी में ही उसे रेलू राम की लड़की सोनिया, जिसकी उम्र करीब 22-24 साल थी, वो उसके मुंह से झाग निकल रहा था, अर्ध बेहोशी की अवस्था में बड़बड़ा रही थी। उसको देखा और जब घर के भीतर घुसे तो देखा उनके मालिक रेलू राम पूनिया का शव जमीन पर पड़ा हुआ था, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। वो घबरा गया, भाग के वो पास में जो गांव है रेलू राम पूनिया का, उनके घर गया, उनके भाई राम सिंह को बताया और राम सिंह वहाँ से अपने भतीजे जीत सिंह को लेकर भागे, यहाँ पर आए और देखा सारे लोगों का कत्ल हुआ। पहले उन्होंने अपने भाई को ही देखा और सोनिया को मरणासन अवस्था में देखा। फौरन पुलिस को खबर की, पुलिस आई और तब तक शोर मच गया आसपास कि रेलू राम पूनिया के पूरे परिवार की हत्या हो गई है। भारी भीड़ जुटी, पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने देखा कि जो 8 लोग जिनकी मृत्यु हो गई थी, उन सब के सिर कुचले गए थे या सिर पर भारी वस्तु से प्रहार किया गया था, लेकिन सोनिया के मुंह से सिर्फ झाग निकल रहा था। पुलिस परेशान थी कि आखिर क्या हो सकता है। तरह तरह की अफवाहें फैल रही थीं, भीड़ उग्र हो रही थी कि जिन्होंने किया है उनको फांसी दिया जाए, जैसा होता है भीड़ की जो मेंटेलिटी होती है। तो सुबह जब पुलिस कोठी पर पहुंची तो उसे 8 लाशें, सोनिया की उम्र 21 साल थी, 21 साल की जहर खाई हुई एक बेहोश लड़की, एक चिट्ठी जिसमें डियर संजीव करके लिखा हुआ था, और कल मैंने आपको उस चिट्ठी का पूरा मजमून पढ़ के सुनाया था, और खून से सनी हुई 50 किलोग्राम वेट की एक लोहे की रॉड और मर्डर करने के तरीकों से जुड़ी हुई किताब मौके पर पुलिस को मिली थी। ये मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था। आगे अब पुलिस का काम था ये जानना कि आखिर ये मर्डर किसने किया, क्यों किया, क्या वजह है, और इतने प्रतिष्ठित परिवार के सारे लोगों को एक बार में ख़त्म कर देने का, मार देने के पीछे क्या रहस्य है। तो रेलू राम पूनिया की बेटी सोनिया के मुंह से झाग निकल रहा था। सामने कमरे के कोने में एक जहर की शीशी मिली। पुलिस को शक हुआ कि कहीं सोनिया ने जहर तो नहीं खा लिया। उसे हिसार के जनता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इधर पुलिस ने 8 लाशों का पोस्टमार्टम कोठी के आंगन में ही कराने का फैसला किया। कारण ये था कि भीड़ बढ़ती जा रही थी, जिसको जहां पता लग रहा था वही पहुंच रहा था। भीड़ उग्र भी हो रही थी और भीड़ जस्टिस की डिमांड, जैसी हमेशा भीड़ करती है, वो कर रही थी। पुलिस
उसे लाशों को सील बंद करके अगर अस्पताल या मॉर्चरी तक ले जाती तो उसे अंदेशा था कि रास्ते में भीड़ लाशों को छीन कर सड़क को जाम करने का प्रयास कर सकती है। लिहाजा पुलिस ने डिसाइड किया, पुलिस क्या सभी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स ने डिसाइड किया कि इनका पोस्टमार्टम इसी आंगन में किया जाए। खैर, घर के भीतर ही डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया जा रहा था। पूरा हिसार हाई अलर्ट पर किया गया था। कोठी के बाहर अभूतपूर्व भीड़ जमा थी। दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक 3 डॉक्टरों के पैनल ने मिलकर एक एक लाश का पोस्टमार्टम करना शुरू किया। पोस्टमार्टम के बाद कोठी से सटे खेत में ही सभी का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। अंतिम संस्कार उनके भाई राम सिंह ने किया, सभी का किया। तो उसको भी दूर ले जाकर, या शमशान, जो डिजिग्नेटेड शमशान होते हैं हर शहर में, हर कस्बे में, वहाँ भी पुलिस ले जाने की हिम्मत न जुटा सकी और पास के खेत में ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब इन सब में, इस पूरे परिवार में एक अकेली जिंदा सोनिया थी। संजीव के नाम की चिट्ठी थी और 8 कत्ल था। पुलिस के सामने ये पूरी की पूरी वारदात एक पहेली जैसी थी। पुलिस सोनिया के होश में आने का इंतजार कर रही थी। देर शाम जो डॉक्टर्स उसे अटेंड कर रहे थे, उन्होंने बताया कि सोनिया अब ठीक है और बातचीत कर सकती है। इसके बाद हिसार के डीएसपी मान सिंह ने उससे पूछताछ शुरू की। टीमें बनाई गईं और पूछताछ का काम हिसार के उस समय बहुत एक्सपीरियंस डीएसपी मान सिंह को यह काम दिया गया कि सोनिया से वो पूछताछ कर सकें। आप समझ सकते हैं, जहाँ भीड़ पड़ी हो, जिसे ये न पता हो कि सोनिया का क्या रोल है, जिसे सिर्फ ये पता हो कि पूरे परिवार में सोनिया ही बची है, उससे असामान्य तरीके से बात किया जाना संभव नहीं था। लिहाजा मान सिंह को लगाया गया और उसने मान सिंह ने पूछना शुरू कर दिया। इसी बीच में फॉरेंसिक टीम ने चिट्ठी में जो लिखावट थी वो और सोनिया और घर वालों की जो लिखावट घर में उपलब्ध थी, उन सब से मैच कराया और शाम तक, रात तक पुलिस को हैंडराइटिंग का एक्सपर्ट्स ने बता दिया कि ये हैंडराइटिंग सोनिया की है। तो ये पता लग गया पुलिस को कि ये लेटर, जो ऐसा लगता है कि सुसाइड नोट जैसा था उस समय, या सुसाइड नोट समझ कर लिखा गया था, वो हैंडराइटिंग सोनिया की थी। सोनिया रेलू राम पूनिया की बेटी, जो इस वारदात में बची हुई थी। सोनिया बार बार कह रही थी कि उसने चिट्ठी नहीं लिखी है। पुलिस ने जब थोड़ी सी सख्ती, इमोशनल सख्ती उस समय दिखाना ज़रूरी होता है, विशेष श्रेणी की पूछताछ उस समय उसी घर में पुलिस कर नहीं पा रही थी, लिहाजा जब थोड़ी सख्ती दिखाई तो सोनिया रोने लगी। उसने कहा, अपने इकबालिया बयान में चीखते हुए कहा, हाँ, मैंने ही 8 को मारा है। ये लोग मुझसे और मेरे पति से नफरत करते थे, मुझे प्रॉपर्टी नहीं देना चाहते थे। उस रात सभी को मारने के बाद मैंने खुद को मारने का फैसला किया था, और पहले मैं ये चाहती थी कि मैं खुद को किसी एक्सीडेंट में ख़त्म कर लूँ, लेकिन फिर ये हुआ कि पता नहीं मैं बच गई तो क्या होगा। लिहाजा मैंने जहर खा के और अपनी जान देने की कोशिश की, काश मैं मर गई होती। ऐसा उसने पुलिस के सामने इकबालिया बयान में दिया। डीएसपी मान सिंह ने पूछा कि तुमने अकेले सभी को मारा? पुलिस ने जोर देकर बार बार पूछा। सोनिया ये कहती रही कि हाँ, मैंने ही मारा, मैंने ही मारा, सबको मैंने ही मारा। पुलिस को सोनिया के इस बयान पर यकीन नहीं था, क्योंकि डेड बॉडी की इंजरी और रॉड को देखने के बाद ये बड़ा स्पष्ट था कि सोनिया अकेले इस 50 किलो के रॉड से सबकी हत्या नहीं कर सकती थी, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंटॉक्सिकेशन की बात नहीं आई थी कि किसी को जहर देके या नींद की गोलियां देके सुलाया गया हो और फिर बाद में इत्मीनान से रॉड से उन्हें मारा गया हो। पुलिस ने ये देखा कि इस लड़की की जो इसका वेट है वो भी 50-60 किलो का, और इस रॉड का वजन भी 50 किलो का। लिहाजा इसका ये कहना कि मैंने इसे अकेले, इन सब को अकेले मारा है, ये बात यकीन के काबिल नहीं है। खैर, पुलिस के पास उतना समय नहीं था। भीड़ में देखा गया था कौन पकड़ा गया, कौन नहीं पकड़ा गया। इकबालिया बयान के तुरंत बाद हिसार कोर्ट में सोनिया की पेशी की गई।
पेशी के बाद पुलिस ने उससे अदालत से 7 दिन के पुलिस कस्टडी रिमांड की रिक्वेस्ट की और कोर्ट ने ये इजाज़त दे दी। फिर सोनिया से ठीक तरीके से, इत्मीनान से और पूरा समय लेकर पूछताछ शुरू हुई। सोनिया ने बताया कि मेरे माँ पापा अक्सर लड़ाई झगड़ा किया करते थे। बात कभी कभी मारपीट तक पहुंच जाती थी। झगड़े की जड़ थी जमीन, जायदाद और संपत्ति। पापा जब नशे में होते थे तो बोलते थे कि उनके भाई राम सिंह की पत्नी के साथ उनके अवैध संबंध हैं, अपने सगे भाई की पत्नी के साथ। चचेरी बहन जो उनसे एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम रोजी है, उसके लिए रेलू राम पूनिया ये कहते थे कि ये राम सिंह की नहीं, मेरी बेटी है। माँ के भी रामचंद्र दहिया नाम के एक शख्स के साथ अवैध संबंध था। इन संबंधों को लेकर भी जब बात बहुत बिगड़ती थी तो मारपीट शुरू हो जाती थी कि तुम्हारे भी रामचंद्र दहिया से संबंध, और वो कहती थी तुम्हारे अपने सगे छोटे भाई की पत्नी से संबंध, उससे तो तुम्हारी बेटी भी है। एक बार दहिया की वजह से माँ ने मेरे ऊपर गोली भी चला दी थी, लेकिन मैं बच गई थी, ऐसा सोनिया ने अपने बयान में पुलिस को बताया। पुलिस ने पूछा कि आखिर संजीव कौन है? वो जो जो आपने सुसाइड नोट लिखा था उसमें संजीव कौन है? पुलिस के सवाल पर सोनिया ने बताया कि मैं यमुना नगर के एक इंस्टीट्यूट में मार्शल आर्ट सीखती थी, वहाँ सहारनपुर का संजीव कोच था। धीरे धीरे हम दोनों के बीच प्यार हो गया और प्यार बढ़ने लगा। एक रोज़ मैंने मम्मी पापा से कहा कि मैं संजीव से शादी करना चाहती हूँ। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, उसकी क्या औकात है मेरी बेटी से शादी करने की? मैं अपने से ऊंचे परिवार में तुम्हारी शादी कराऊंगा। मैं नहीं मानी और मैं जिद पर अड़ी रही और आखिर 29 सितंबर 1998 को मेरी संजीव से शादी हो गई। उस समय मेरी उम्र 18 वर्ष थी और संजीव की उम्र 25 साल थी। शादी के बाद मैं सहारनपुर चली गई। कुछ दिन बाद माँ का फ़ोन आया और माँ ने कहा कि तुम्हारे पापा फरीदाबाद वाली कोठी बेच रहे हैं, तुम उनसे कह दो कि ये कोठी वो तुम्हें दे दें। क्योंकि बातचीत में बेटी बार बार पैसों की मांग करती थी अपने बाप से कि संजीव को अपना बिजनेस शुरू करना है, उसके लिए भी पैसा नहीं दिया, दहेज में कोई पैसा नहीं दिया, कोई पैसा खर्च नहीं किया। हम तुम्हारी हम आपकी बेटी हैं और हमें भी पैसे की ज़रूरत है। शुरू शुरू में वो पैसा देते रहे, लेकिन बाद में उन्होंने पैसा देना बंद कर दिया। इस पर माँ ने उसको चढ़ाया, उकसाया कि फरीदाबाद वाली कोठी बेचने के लिए ग्राहक तलाशे जा रहे हैं, तुम अगर कहोगी तो वो तुम्हारे नाम कर देंगे। और हुआ भी यही। रेलू राम पूनिया ने फरीदाबाद वाली कोठी सोनिया के नाम कर दी, उसे रजिस्ट्री कर दी। पुलिस ने पूछा कि जब तुम्हारे पिता ने तुमको कोठी दे दी तो फिर क्यों मारा? सोनिया ने पुलिस को बताया, मेरे खर्चे बहुत ज़्यादा थे। शुरुआत में जो पैसा पापा देते थे वो फिर आगे चल के नाराज़गी की वजह से वो पैसे देना उन्होंने बंद कर दिया। संजीव को बिजनेस के लिए भी पैसे चाहिए थे, लेकिन वो पैसे मेरे पिता नहीं दे रहे थे। मेरी माँ संजीव को भड़का रही थी। वो रोज़ कॉल करके कहती थी कि सोनिया का किसी और के साथ अफेयर है। माँ चाहती थी कि ये रिश्ता मेरा और संजीव का ये टूट जाए। मेरे बाप भी यही चाहते थे। वो कहती थी कि मेरे पिता यानी रेलू राम पूनिया मेरे ससुर को फ़ोन करके कहते थे कि सोनिया को कंट्रोल में रखिए, अगर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो उसकी बोटी बोटी काट कर नहर में फेंक दीजिए। न मैं कोई शिकायत करूँगा, न मैं आपसे कोई शिकवा रखूँगा। आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। और इसके पीछे जो कारण सोनिया ने पुलिस के सामने बताया कि पापा अपनी सारी प्रॉपर्टी सुनील को देना चाहते थे। वो चाहते थे कि सोनिया हट जाए रास्ते से, या सोनिया को मैं कुछ नहीं दूंगा। जो सोनिया का सौतेला भाई है सुनील, मैं सारी प्रॉपर्टी उसको दूंगा। और सोनिया ने कहा कि इसके लिए उन्होंने सारे कागज़ भी तैयार करवा लिए थे। ये भी बताया कि मेरे पिता के पास 100 एकड़ ज़मीन, दिल्ली के नागलोई में 13 दुकानें, फरीदाबाद वाली कोठी और करीब 3 महंगी कारें थीं। इतनी प्रॉपर्टी मेरे पिता के पास थी और वो सारी प्रॉपर्टी
मेरे सौतेले भाई सुनील को देना चाहते थे। फिर पुलिस ने पूछा कि ये मर्डर प्लान कैसे किया, कैसे प्लान किया। तो सोनिया ने बताना शुरू किया कि 23 अगस्त को मेरा बर्थडे था, मेरा जन्मदिन था। मैं संजीव के साथ दोपहर सहारनपुर से हिसार के लिए निकली। रास्ते में पटाखे भी खरीदे कि बर्थडे में पटाखे चलाएंगे। हिसार के एक बोर्डिंग स्कूल में मेरी बहन पम्मा पढ़ती थी। हम उसे लेने के लिए हॉस्टल में पहुंचे। पम्मा गाड़ी में बैठी और बैठते ही कहने लगी कि दीदी, तुम्हारा राजीव के साथ अफेयर है क्या? इतना सुनते ही संजीव बिफर गया, बिगड़ गया और आग बबूला हो गया, जबकि राजीव सिर्फ मेरा दोस्त था, मेरा उससे कोई अफेयर नहीं था। लेकिन पम्मा ने ये बात संजीव के सामने कही तो संजीव को बहुत बुरा लगा। संजीव ने गुस्से में यहाँ तक कहा कि तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है, तुम अकेली ही जाओ। वो गाड़ी से उतर गया, रास्ते में ही वो गाड़ी से उतर गया। उसके बाद मैं पम्मा के साथ कोठी पर आ गई। घर पहुंची तो पापा नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि तुम पम्मा को साथ क्यों ले आई? तुम्हें क्या हक है कि तुम तो जिस बिगड़े रास्ते पर चली हो, दूसरी अपनी बहन को भी उसी रास्ते पर ले जाना चाहती हो? बिना मुझसे पूछे हुए उसे बोर्डिंग के हॉस्टल से क्यों ले आई? बोली। मैं सोनिया कहती रही, बताने लगी कि मैंने कुछ नहीं कहा, बस सुनती रही। मन मार कर मैंने बर्थडे सेलिब्रेट किया, चिकन रोटी खाई। तब तक रात के 12 बज चुके थे। पापा के कमरे में गई तो वो माँ के साथ लड़ रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, मुझे भी गाली दे रहे थे। तभी मैंने सोच लिया कि आज या तो ये दोनों जिंदा रहेंगे या मैं जिंदा रहूँगी। सबसे पहले मैंने पापा को मारा। मुझे लगा कि अब सज़ा तो मिलनी ही है। एक आदमी के मारने की भी वही सज़ा और सबको मारने की भी वही सज़ा। इसीलिए मेरे मन में ये दिमाग आया कि क्यों न मैं सबको मार डालूं। उसके बाद माँ और उसके साथ सो रही 1.25 महीने की प्रीति को रॉड से कुचल डाला। सुनील के कमरे में मेरी बहन पम्मा थी। मैं उसे बुलाकर दूसरे कमरे में ले गई। उससे कहा, जल्दी से तैयार हो जाओ, पानीपत चलना है, तुम्हारा टूर्नामेंट में सिलेक्शन करवाना है। उसने जैसे ही ड्रेस पहनी मैंने उसे वहीं पर ख़त्म कर दिया। फिर सुनील और उसकी पत्नी को मारा। उसके बाद बाकी लोगों का कत्ल किया। यह सिलसिलेवार जब पुलिस ने पूछा कब प्लान किया, कैसे प्लान किया, कैसे एग्जीक्यूट किया, तो उसने ये कहानी पुलिस के सामने बताई। फिर आगे बताया कि सभी को ख़त्म करने के बाद मैं खुद को मारना चाहती थी। जैसा मैंने पहले बताया कि सोनिया ने कहा कि मेरे मन में ये विचार आया था कि अपनी गाड़ी टाटा सुमो से लेकर जाऊंगी और किसी ट्रक से सामने से टक्कर मार दूंगी, उसी में मैं मर जाऊंगी, लोगों को शक भी नहीं होगा। लेकिन फिर ये ख्याल आया कि अगर बच गई तो क्या होगा, फिर इन मर्डर्स का राज खुलेगा। मैं वापस कोठी आ गई, सुसाइड नोट लिखा और आधा शीशी जहर पी लिया। पुलिस ने यह किस्सा सुन लिया और फिर ये कहा कि संजीव कहाँ है। सोनिया ने झल्लाते हुए ये कहा कि मुझे पता नहीं कहाँ है, हो सकता है वो अपने घर सहारनपुर गया हो। पूर्व विधायक रेलू राम का बचपन। तब पुलिस ने देखा कि आखिर इसकी बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से इतनी संपत्ति है और संपत्ति के पीछे इस झगड़े का कारण क्या हो सकता है। तो पुलिस ने ये डिटेल भी जब निकाली आसपास के लोगों से, उसके भाई से, परिवार के लोगों से, तो ये पता लगा कि रेलू राम पूनिया का बचपन तंगहाली में गुजरा था। वो भैंस चराया करते थे। बाद में वो दिल्ली आ गए। वहाँ रेलू राम ने ट्रक साफ करने का काम शुरू किया, फिर ट्रक चलाने लगे। कुछ साल बाद एक सेठ को देखकर उन्होंने कच्चे तेल का कारोबार सेठ के साथ ही शुरू किया। कच्चे तेल का कारोबार, उससे उन्होंने करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित की, करोड़ों रुपए कमाए। 100 एकड़ ज़मीन खरीदी। फरीदाबाद और दिल्ली में कोठी और 13 दुकानें उन्होंने अपनी बनवा ली। इतना पैसा पा जाने के बाद सबके मन में वही विचार हिलोरे मारने लगता है कि अब मुझे इलेक्शन लड़ना चाहिए, राजनीति में आना चाहिए। ये जितना मैंने इधर उधर से नंबर 2 से कमाया है,
इसको नंबर 1 में बदलने का यही एक साधन है। लिहाजा 96 में रेलू राम पूनिया बरवाला से निर्दलीय चुनाव में उतर गए। उनका चुनाव चिन्ह रेलगाड़ी था। उनके चुनाव में एक नारा खूब चला कि रेलू राम की रेल चलेगी, बिना पानी बिना तेल चलेगी। तो ये नारा बहुत हिट हुआ। स्थानीय भाषा में, स्थानीय डायलेक्ट में लगाया गया ये नारा उस समय लोगों को बहुत अपील किया, बहुत ज़्यादा अपील किया। और फिर इसी नारे से लोग एकजुट हुए और 1996 में रेलू राम पूनिया विधायक बन गए। उन्होंने 2 एकड़ में ये कोठी बनवाई अपने ही गांव से के पास में, और ऐसी हवेली पूरे हिसार में नहीं थी। ऐसी भव्य, इतनी बड़ी हवेली रेलू राम पूनिया ने बनाई। इसके दूसरे फ्लोर के कमरे तक कार चली जाती थी। इसीलिए भी लोग दूर दराज से रेलू राम पूनिया की कोठी को देखने भी आते थे। रेलू राम की अकूत संपत्ति उसके कुनबे के खात्मे की वजह हो सकती है, लेकिन पुलिस ने तमाम बयान लेने के बाद भी, सोनिया के तमाम कन्फेशन के बाद भी ये यकीन नहीं कर पा रही थी पुलिस कि उसने अकेले ये काम किया होगा। जरूर उसके साथ कोई न कोई मर्द होगा। पुलिस ने कोठी में काम करने वाले सभी नौकरों और चौकीदारों के बयान दर्ज किए। चौकीदार अमर सिंह ने बताया कि उस रोज सोनिया दीदी का बर्थडे था। रात करीब 9 बजे उन्होंने टाटा सूमो गाड़ी नंबर HR 20E0019 से गेट में एंट्री की और सीधे दूसरे फ्लोर पर चली गईं। उनके साथ मालिक की सबसे छोटी बेटी पम्मा भी थी। और रात के बाद 12 बजे अचानक ग्राउंड फ्लोर में स्टोर की लाइट जली। यहाँ पर ट्रैक्टर के स्पेयर पार्ट्स और कबाड़ रखे रहते हैं। मैंने जोर से आवाज़ लगाई लाइट जलने के बाद कि कौन? सोनिया दीदी ने कहा, मैं हूँ। थोड़ी देर बाद लाइट बंद हो गई। सुबह 4 बजे सोनिया दीदी ने मुझसे गेट खुलवाया। वो टाटा सुमो से निकली और आधे घंटे बाद वापस आ गई। रेलू राम की परिवार से क्यों अनबन रहती थी? अमर सिंह ने पुलिस को बताया कि पूर्व विधायक के बेटे सुनील की उसकी सौतेली माँ कृष्णा के साथ अनबन थी। सौतेली माँ थी कृष्णा, दूसरी पत्नी का बेटा था सुनील, तो उसकी सौतेली माँ कृष्णा से अनबन थी। रेलू राम ने कृष्णा को मेंटेनेंस के लिए उस 100 एकड़ में से 25 एकड़ ज़मीन दे दी थी कि वो अपना उसी में खेती कराएं, अपना खर्चा चलाएं। बाकी ज़मीन पर वो सुनील के साथ मिलकर खेती किया करते थे पूर्व विधायक जी। सुनील का कहना था कि रेलू राम ने सारी संपत्ति, गाड़ी, कोठी, पैसा सब कुछ संजीव और अपनी बेटी सोनिया को दे दिया है। उसे ये शंका थी कि इन्होंने बेटी दामाद को ये सारी संपत्ति लिख दी है। उधर सोनिया ये आरोप लगाती थी कि मुझे कुछ नहीं मिला है, मेरे पिता सारी प्रॉपर्टी सुनील को के नाम करने जा रहे हैं। और इसी बात को लेकर रेलू राम पूनिया न इसके लिए हाँ कहते थे न उसके लिए हाँ कहते थे। दोनों अपनी अपनी शंका बताते थे। दोनों ये कहते थे कि तुमने लिख दी है, कागज़ तैयार कर दिया है, कागज़ तैयार करके अपने पास रख लिया है, मरने के बाद जब खुलेगा तो सब उसको मिल जाएगी। और यही सुनील कहता था कि तुमने सब उनको दे दिया है कागज़। लेकिन रेलू राम पूनिया न हाँ कहते थे न ना कहते थे। एक शंका और थी। रेलू राम पूनिया खुद ही कहते थे कि उनके भाई राम सिंह की पत्नी से उनके अवैध संबंध हैं और रोजी जो उनकी लड़की है वो मेरी लड़की है, मेरे भाई की लड़की नहीं है। डंके की चोट पे कहते थे वो। और माँ जो थी उनकी कृष्णा, उसके लिए भी तमाम आरोप कि उसके फलां से संबंध हैं और सारी दुनिया जानती है कि उनके साथ इसके संबंध हैं। खैर, पुलिस ने सोनिया, संजीव और उसके ससुराल वालों के खिलाफ धारा 302, 120B, 212 और 201 IPC के तहत, IPC के पुराने सेक्शंस हैं ये, उसके तहत केस दर्ज किया। ड्रग्स एक्ट और आर्म्स एक्ट की भी धाराएं लगाई गईं क्योंकि घटनास्थल से जहर की शीशी मिली थी, लेकिन पुलिस को अब तक वो रिवॉल्वर नहीं मिली थी जो ये कहा गया था कि
कि सुनील की पत्नी शकुंतला पर वो रिवॉल्वर तानी गई थी। पुलिस को अभी भी संजीव की तलाश थी। तलाश इसलिए भी थी कि सोनिया जो बयान दे रही थी, सोनिया जो बता रही थी कि उसने सब कुछ अकेले किया है, इसकी तस्दीक करने के लिए, इसको तायीद करने के लिए संजीव की तलाश पुलिस को थी, जो अब तक नहीं मिला था। इस खूनी खेल में संजीव का कितना इन्वॉल्वमेंट था, ये भी पता लगाया जाना बहुत ज़रूरी था। सच में सोनिया का कोई प्रेमी था और उसी के साथ मिलकर उसने कत्ल किए थे, क्योंकि जैसा पम्मा को भी जब मारा गया और उसी ने बताया कि पम्मा ने उस दिन बर्थडे वाले दिन सहारनपुर से हिसार आके जब उसको हॉस्टल से लिया गया तो उसने बैठते ही संजीव के सामने ये बात कही कि तुम्हारा राजीव से अफेयर चल रहा है क्या, जिस बात को लेकर संजीव ने कहा कि तुम अकेली ही जाओ, तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है, और वो वहीं पर उतर गया। ऐसा सोनिया ने बयान दिया था। पुलिस को भी डाउट हुआ कि हो सकता है साथ के नाम पर इसका कोई बॉयफ्रेंड या इसके जिससे संबंध हो, उसने उस मौके पर हत्या में उसका साथ दिया हुआ, लेकिन ये सारे सवाल अभी भी बने हुए थे। इन सवालों के जवाब के लिए, आगे की कार्रवाई के लिए, संजीव जब पकड़ा गया तो उसने क्या बताया, पुलिस ने कौन से फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट किए और ट्रायल में क्या क्या हुआ, ये हम आपको अगले यानी तीसरे पार्ट में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।